चलिए ठीक है, कल आपका क्या हुआ था, आप कल स्वर के बारे में पढ़े थे, आज आप किसके बारे में पढ़ेंगे, आज आप पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो कल स्वर में क्या पढ़े थे, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर के भेद कितने होते हैं और भेद किसके आधार पे होते हैं, मतलब जिह्वा के आधार पे भी होते हैं, मुख के आधार पे, ओठ के आधार पे, समय और मात्रा के आधार पे। मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हैं स्वर क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये आप कंप्लीट कर लिए। अब आप पढ़ेंगे किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं आप देख लीजिए, जो है जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसमें आपको किसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, उसमें स्वर की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको समझने के लिए एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जो सबसे पहले आप बात करते हैं का की अगर बात करते हैं, मतलब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें का क्या है आपका एक व्यंजन है। अब देखिए ये स्वर की सहायता से कैसे बोला जाता है, यहाँ पे आप देखिए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे स्वर तो कहीं है ही नहीं है, क्योंकि स्वर में क्या था, आ ई उ, ये सब आपके क्या थे, स्वर थे, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है स्वर। तो इसमें स्वर कैसे है, क्योंकि देखिए का जब आप बोलने जाएंगे तो का के लास्ट में आप ध्यान दीजिए आ रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस है कहीं ना कहीं का में क्या जुड़ा होता है, का आ। एक बात जान लीजिए, अगर आपको जब संधि विच्छेद करवाया जाएगा तो आप इसके बारे में ढंग से जान जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ क्या है, परिभाषा व्यंजन की पढ़नी है। तो उसमें आप ये इतना देखिए कि का को डिवाइड कैसे किया जाता है। तो का में अगर आप एक हलंत लगाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, का प्लस आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये मिलके बनेगा आपका का। मतलब आपके सामने का दिख रहा है जो क्या है, एक वर्ण है, लेकिन वर्ण के बाद ये क्या है, इसमें दो भाग हैं। पहला क्या है, ये हलंत लगा दिए तो का हो गया, जो क्या हो गया, व्यंजन का एक भाग हो गया। लेकिन ये स्वर की सहायता से अगर बोला जाएगा तो ये इसको बोला जाएगा का। तो यही हो गया स्वर की सहायता से। तो आप कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों की सहायता से का बोला गया कि नहीं बोला गया, देखिए इसमें आ आया है तो स्वरों की सहायता से बोला गया है, तो इसलिए ये क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, तो व्यंजन किसको कहते हैं आप देख लिए। तो आप उसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और वो वर्ण स्वर की सहायता से कैसे बोले जाते हैं, जैसे अभी आपका क था, का में लास्ट में आ ऐड हुआ तब जाके वो क्या बना, का बना, जिसको आप क्या बोले कि वह एक व्यंजन है। ठीक है, अब देखिए व्यंजन के प्रकार भी हैं कि व्यंजन के कितने भेद हैं। और वो आप स्वर पढ़े थे, स्वर में भेद आप पढ़े थे, उसमें क्या था, मात्रा या समय के आधार पे। ठीक है, दूसरी बात आप क्या पढ़े थे, वोट के आधार पे। तीसरी बात क्या पढ़े थे, जिह्वा के आधार पे। ठीक है, ये सारे जो आधार थे उसी के तरीके से आपका क्या है, व्यंजन के भी क्या है, आधार हैं। और आधार कौन सा है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। अब प्रयत्न इसमें भी करेंगे, प्रयत्न स्वर में भी किए थे, प्रयत्न क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो प्रयत्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को करने से पहले जो आप एक पहले से ही सोच बनाते हैं वही है आपका प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न क्या हो गया आपका। अब प्रयत्न के आधार पे पहला क्या है, स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श क्या हो गया, तो स्पर्श को जो है एक तरीके से आप जो है कह सकते हैं, स्पर्शी भी कहीं कहीं लिखा आपको मिलेगा जो है। ठीक है, स्पर्शी भी क्या लिखा मिलेगा, स्पर्शी भी लिखा मिलेगा जो है। ठीक है, लेकिन अब इसको पढ़िए, जिसके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, मुख के दो भिन्न अंग। अब मुख के दो भिन्न अंग वाली बात किसकी हो गई, ओठ की बात हुई, ओष्ठ आपके हैं, दांत आपका है, जीभ आपकी है। तो ये भिन्न अंगों में ये आते हैं, मुख का जो भिन्न अंग है इसमें वोट, दांत और क्या होता है, जीभ, ये सब भिन्न अंगों में आते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, स्पर्श में जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, जैसे दोनों वोट, ठीक है, नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत। ऊपर के दांत मतलब जो ऊपर वाला भाग है आपका। ठीक है, और जीभ की नोक। अब जीभ की नोक कौन सी होगी, आप जीभ देखे थे उसमें, ये पहला अगला भाग था। ठीक है, अग्र स्वर वाले में जो पढ़े थे
ठीक है, ये पश्च स्वर वाले में पढ़े थे, ये मध्य वाले में। तो यही जो अगला भाग है यही जीभ की क्या है, नोक है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, दोनों ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ, ऊपर के दांत और जीभ की नोक और दांत आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हों। ठीक है, वायु उनको स्पर्श करते हुए क्या जाए, बाहर की तरफ जाए। ठीक है, अब बाहर की तरफ जाए उसको कहते क्या है, स्पर्शी व्यंजन जो है। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजन जैसे क्या हो गया, अच्छा व्यंजन आप देखिए, एक चीज आप लिखने में कभी गलती मत करिएगा। कुछ लोग कहते ये क्या है, अब तुरंत ही कुछ लोग बताएंगे, आप सोच लीजिए मन में, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सोचिए ये क्या है, का लिखा हुआ है, यह एक व्यंजन है। आप तुरंत ही सोच लिए होंगे यह एक व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी स्वर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो व्यंजन को अगर मूल रूप से लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, मैंने बोला था का हलंत लगाएंगे प्लस आ, ये बराबर हुआ था का। ठीक है, ये आपका हुआ था। अब करेंगे क्या कि इसी को मूल रूप से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। कहने का सेंस ये है कि अगर आप स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें जो आपका वर्ण होगा वो क्या होगा, हलंत के साथ होगा, क्योंकि हलंत के साथ नहीं रहेगा तो उसमें क्या जुड़ा रहेगा, उसमें स्वर जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए का हो गया, च हो गया, टा हो गया, ता हो गया और पा वर्ग हो गया। अच्छा एक चीज आप है इसमें लिखा है पा वर्ग। ठीक है, अब पा वर्ग का मतलब क्या होता है, अब पा वर्ग का मतलब है कि पा वर्ग, लेकिन एक चीज आगे भी देखिए, पा वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां। ठीक है, तो ध्वनि तो आप जानते ही क्या है। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं जिसका क्या हो, विभाजन ना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पा वर्ग के प्रथम 4 ध्वनियां, तो पा वर्ग की क्या हो गई, पा, फा। ठीक है, ऐसे करके जो स्टार्टिंग के 4 आपके हैं वो किस में आ जाएंगे, वो भी इसमें आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, स्पर्शी व्यंजन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, पा वर्ग के प्रथम 4 ध्वनियां। ठीक है, इसको ध्वनि ही बोलेंगे, इसको आप कहेंगे क्या, ध्वनि ही बोलेंगे। ठीक है, कुछ लोग इसको वर्ण भी बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, लेकिन ध्वनि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, का, च, ट, त, प और पा वर्ग के प्रथम 4 ध्वनियां। तो पा वर्ग की और पा को ऐड करके, ना कि पा को छोड़ के, क्योंकि लास्ट में जो आपका आएगा जो है अभी उसको बताया जाएगा कि वो किस में आएगा, क्योंकि 4 ही आप लिए हैं, 5वां छूटा है। ठीक है, तो 5वां जो छूटा है वो कहाँ गया है अभी आप आगे देख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर्शी व्यंजन। दूसरा क्या है आपका, संघर्षी। तो संघर्षी व्यंजन क्या है, जिनके उच्चारण में मुख के 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपका संघर्षी व्यंजन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए संघर्ष, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी एक संघर्ष ही है। संघर्ष का मतलब क्या हुआ, सारी परिस्थितियों को आप झेलते हुए क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन लेवल की। ठीक है, तो वो भी एक संघर्ष है, और यहाँ भी वही बात कही गई है, बस दूसरे शब्दों में कि क्या हुआ, 2 अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। जैसे हुई क्या, वैकेंसी 500 की आई, ठीक है, उसमें क्या हो गए, 5 लाख लोग आ गए, तो ये क्या हो गया, आपका रास्ता हो गया सकरा। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी आ जाती है संघर्षी व्यंजन में। संघर्षी व्यंजन में क्या होता है, जो है 2 अवयव जो है एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग उनका सकरा हो जाता है, तो वायु घर्षण करके निकलती है। तो यहाँ कहने का सेंस ये है कि 500 में जो 5 लाख आए थे तो उसने कंपटीशन बीट किया, वो मतलब दिन रात मेहनत किया होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ क्या हुई, जो है वो घर्षण के साथ वायु निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए संघर्षी व्यंजन में किसको रखा गया है, वो है आपके ये समूह, जिसमें आपका क्या है, खा है। आप यहाँ लिखा हुआ है देखिए, खा, ग, ज, फा के बोलने का 2 तरीका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए फा बोलते हैं, ये आपका हालांकि कहीं कहीं बुकों में आप देखेंगे तो ये देसी शब्द नहीं माने जाते हैं, वर्ड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अब इसको बोलने का तरीका क्या है, कुछ लोग फा बोलते हैं, लेकिन फा ये नहीं है, ये क्या है, फा है। ठीक है, जैसे डॉक्टर को आप डॉक्टर बोलते हैं, वैसे ये फा नहीं है, ये फा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका का, खा, ग, ज। हाँ, जा की भी बात कर ली जाए,
इसको भी देशज शब्द में नहीं ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जब जा की बात होती है तो जा नहीं होता है, ठीक है, ये होता है जा, ठीक। इसको कहते हैं आपका जा और इसको कहते हैं फा, ठीक है। और सा की भी बात करें, इसमें दो सा हो जाते हैं, एक ये सा हो जाता है, एक आपका ये सा हो जाता है। दोनों के बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन आम भाषा में लोग सा दोनों को बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसको बोलने के लिए अभी उच्चारण स्थान आपको जब बताया जाएगा तो उसमें आपको फाइनल हो जाएगा कि इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। लेकिन कॉमन भाषा में आप जानिए, इसको आप बोलेंगे सा और इसको बोलेंगे शा, ठीक है, जिसमें जीभ आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टर्न हो जाएगी और हवा आसपास से निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका श और ये हो जाएगा स, ठीक है। तो ये बोलने का तरीका आपका हो गया ज, फ, श और ये मूर्धन सा है और ये सा है, ठीक है। ये हो गया किसमें, ये संघर्षी व्यंजन में हो गया। अब बात करते हैं किसकी, स्पर्श संघर्षी की, ठीक है। अब स्पर्श संघर्षी में क्या कौन सी बात होगी, अच्छा अब तक तो आप बात किसकी कर रहे थे, स्पर्शी की और संघर्षी की, दोनों तो अलग अलग थे। लेकिन अब यहाँ जाके क्या हुआ, दोनों वो ऐड हो गए आपस में। तो ऐड होने के बाद क्या हो गया, आप इसकी परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो, ठीक है। तो पहले स्पर्श और फिर घर्षण की स्थिति हो, मतलब अगर 500 वैकेंसी पे 5 लाख लोग थे तो पहले स्पर्श का मतलब पहले एग्जाम तो सभी लोग देंगे, ठीक है, फिर उनमें कंपटीशन बीट करके जो आगे जाएंगे तो वही है क्या, घर्षण, ठीक है। तो अगली बात आपकी क्या आ जाएगी कि स्पर्श संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श फिर घर्षण की स्थिति हो उनको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज और झ, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कैसे स्पर्श और संघर्षी दोनों हो जाएगा। तो संघर्षी का मतलब जिसमें संघर्ष करना हो, संघर्ष कैसे होगा, स्पर्श का मतलब किसी को आप टच किए, हाथ लगाए, ठीक है, ये आम भाषा में है। लेकिन यहाँ हाथ नहीं लगाना है, यहाँ जिह्वा का कमाल है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपका सबका श्रेय किसको जाता है, जिह्वा को जाता है, ठीक है। तो यहाँ बात की जाएगी जिन व्यंजनों के उच्चारण में पहले स्पर्श और घर्षण की स्थिति हो, जैसे उसमें आपका आ गया च हो गया। च जब आप बोलने जाएंगे तो देखिए आपकी जिह्वा क्या है, एक तरीके से रगड़ के निकलती है। जैसे गाड़ी में आप ब्रेक लगा के फिर स्लेटर ले लेना, वही कंडीशन इसमें भी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो च है, चा बोलने के लिए आपकी जिह्वा क्या करती है, रगड़ डालती है, ठीक है। तो वही क्या है, वो घर्षण है आपका। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और झ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका। एक बात और फिर से मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में कभी भी आप इसको लिख के ऐसे, चाहे आपका हो गया क्या, आप कोई भी चीज़ लिखें ऐसे कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये व्यंजन में आपका माना नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, आपका स्वर भी ऐड है। मैं अभी आपको अभी पीछे बताया जस्ट कि इसको लिखेंगे कैसे, तो वही कंडीशन है। इनको हलंत के साथ आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो ये आपके क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नासिक की, ठीक है। नासिक की बात करने से पहले ही आपको लगा होगा नाक के बारे में कोई बात की जा रही है, तो नाक के बारे में बात तो तब की जाएगी। अभी मैं आपसे बोला था, एक ऊपर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था पा वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं प्रथम वर्ग, पा वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां, ये कहाँ, अभी जस्ट पहले आप पढ़े हैं प्रथम किसकी जो है, इसमें आप पढ़े हैं ये वाला पा वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां, ठीक है। अभी जस्ट पहले आप स्पर्शी में पढ़े हैं प्रथम वर्ग की पा वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां। वही कंडीशन है, जब 4 ध्वनियां हो गई तो 5वीं भी ध्वनियां रही होगी। तो वही मैं बोला था, ये बाद में बात करेंगे। तो यही 5वीं ध्वनियां निकल के कहाँ आ जाती है, इसके पास आती है, ठीक है। अब देखेंगे कैसे। पहले डिफिनेशन देखिए, नासिक के जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, होठ, जीभ आदि की स्पर्श के साथ वायु नासिक के मार्ग से, मतलब नाक के मार्ग से बाहर निकलती हो, उसको क्या बोलते हैं, नासिक के बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि बात किया था, मैं कहा था पा वर्ग के 4, ठीक है, ध्वनियों को हटा के 5वां इसमें आएगा, तो 5वां आ सकता है। तो 5वां कौन सा आएगा, देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ङा हो गया। इसको, हाँ एक बात और भी है, इसको बोलने का तरीका, ठीक है। इसको बोलने का तरीका क्या है,
यहाँ पे आप बिंदी लगा दीजिए, अभी बताऊंगा ये क्यों लगाया जाता है। देखिए आप इसको बोलते हैं कहीं कहीं पे, जब बचपन में रहे होंगे तो उसमें क्या बोलते रहे होंगे, अंगा, लेकिन ये अंगा नहीं है, ये क्या है, ंगा है। आप बोलेंगे क्या, अंगा नहीं बोलेंगे, इसको ंगा बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ना है। तो ना को बोलने के लिए मैं क्या बोला था, कोई भी आप बोलेंगे वर्ड बोलेंगे उसमें क्या लगाएंगे, हलंत जरूर लगाएंगे, ठीक है। माँ फिर आ गया, फिर जो है अब देखिए आ गया ना घुमा फिरा के वहीं पे 4 ध्वनियों वाली बात, 5वीं ध्वनि आ गई इसमें। तो इसीलिए बोला जाता है कि नासिक में जो है उनकी क्या है, हर वर्ग की 5वां वर्ण, ठीक है, उन वर्गों का 5वां वर्ण सब में आ जाता है, किसमें, नासिक के में, ठीक है। तो ये आ गया ना। हाँ, ये इसको बोलते हैं क्या, बचपन में हम लोग क्या बोलते थे, इया, लेकिन ये इया नहीं है, ये है क्या, या, मतलब इया नहीं, ई नहीं बोलना है उसमें, या बोलना है, ठीक है। ये हो गया बोलने का तरीका। और ये क्या है, ये हो गया अड़ा। अब इसको बोलते क्या थे, इसको भी अलग तरीके से बोलते थे, क्योंकि हम लोग भी एक नाम रखे थे अड़ा। ये अड़ा नहीं है, ये क्या है, ड़ा है, ठीक है। तो इसको भी बोलिए, बोलने के तरीके में आप चेंजिंग लाइए। आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम भाषा जो हम लोगों की बोलचाल भाषा है वो थोड़ा ग्रामर से हटके है। वो हर सब्जेक्ट की बात है, चाहे आप इंग्लिश की बात करें चाहे फ्रेंच की बात करें, वहाँ भी यही कंडीशन है। क्योंकि आप सुनते होंगे, अब क्रिकेट ज़रूर देखते होंगे, उसमें कमेंट्री में क्या होता है, आप जब फॉरेनर वाली बात सुनेंगे तो उसमें क्या लगेगा आपको कि उनकी आधा इंग्लिश ही नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो इंग्लिश उनका अलग बोलने का तरीका। हम हिंदी भी बोलते हैं तो अलग तरीका हो जाती है लिखे हुए से, तो वैसे उनके लिखे हुए इंग्लिश से उनके बोलने का तरीका अलग हो जाता है, जो हमारे समझ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। चलिए बात करते हैं किसकी, पार्श्विक की। पार्श्विक मुंह से बोलने से ही पार्श्विक का मतलब क्या हुआ, पास की बात हुई होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद अवरुद्ध होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। जैसे ला, अब ला में क्या हुआ आपका, फिर से आप एक बार डिफिनेशन पढ़िए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य, तो मुख की बात आपकी की गई, मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से, ठीक है। तो ला की बात करेंगे तो आपकी जिह्वा कहाँ गई, ऊपर गई। ला बोलने के लिए तालु है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका हो गया तालु, ये आपकी हो गई जिह्वा। जिह्वा की कंडीशन इसमें क्या है, ऊपर जाके इसमें घूमती है। जब आप ला बोलते हैं तो देखिए आपकी जिह्वा घूम के क्या जाती है, तालु से क्या है, स्पर्श करती है और घूमती है राउंडिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से, तो 2 अंग आपके मिले से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ला, तो ला आप बोलेंगे तो ये जिह्वा इसमें जाके टकराई, टकराने के बाद आपको एकाएक लगता है कि ये यहाँ से छूटा है, ठीक है। जब फोर्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप ला बोल के देखिए, ला में थोड़ा सा आपका क्या होता है, जिह्वा पे फोर्स डालना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे सिंपल भाषा में की गई है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है, वो पार्श्विक है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं लुंठित की, ठीक है। तो लुंठित वाले में पहले क्या पढ़े, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, पार्श्विक और लुंठित। लुंठित का मतलब तो बड़ा कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, लुंठित क्या होता है, ठीक है। तो लुंठित में क्या होता है, आपकी जो जीभ होती है, ये जो जीभ होती है, ये उस वर्ण को बोलने के लिए क्या हो जाती है, बेलनाकार हो जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लुंठित। तो लुंठित की डिफिनेशन आप पढ़िए, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांत क्या होती है, लपेट खाती है। तो लपेट खाती है तो पहले बोल के देखिए, तो बोलेंगे क्या, रा। तो रा जब बोलेंगे तो रा कैसे बोलेंगे, आप रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि रा जो होता है उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। ये रा आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे रा। और रा कैसे बोलेंगे, रा के लिए आप जब रा लिखेंगे तो इसमें फिर से हलंत देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मैं आपसे बताया था आप व्यंजन पढ़ रहे हैं ना कि स्वर, ठीक है। तो व्यंजन आप लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हलंत देना ना भूलिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, लुंठित में। और अब अगली बात करते हैं किसकी, उच्छिप्त की, ठीक है। उच्छिप्त की बात करेंगे, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है।
मतलब ये है तालु आपका, ठीक है, ये है आपकी जीभ, ठीक है। अब यहाँ की बात करेंगे आप जो है जिनके उच्चारण में जीभ की नोक, ये नोक है आपकी, यही जीभ की नोक हुई, नोक झटके से तालु को छूकर वापस आ जाती है। ये तालु है, ये झटके से छू के वापस आ जाए, ठीक है। ये अगर इसको झटके से छू के वापस आ जाए तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या हो गया आपका ढ, आप जब ढ बोलने जाते हैं तो ढ कैसे बोलते हैं, आप अगर ढ की बात करेंगे, ठीक है, तो ढ की बात आप कैसे करेंगे, ढ। ढ का मतलब हुआ जीभ आपके तालु वाले भाग को हल्का सा टच करके तुरंत वापस आ गई, एक झटके में ये होता है। इसको क्या कहते हैं आप, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब उच्छिप्त व्यंजन में सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाता है कि जो जीभ है वो तालु से टच होती है और एकाएक वहां से हट जाती है, और ज्यादा समय के लिए नहीं टच करती है, बस जाके टच करके रिटर्न हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका उच्छिप्त व्यंजन। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अर्धस्वर की। अब बात आ गई आपकी किसकी, अर्धस्वर की बात आ गई। जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच है, ठीक है। अब देखिए बात यहां से फिर से आप इसको पढ़िए। अर्धस्वर मतलब आपको कहने से ही लग जाता होगा कि उसमें क्या है, आधा स्वर है, ठीक है, आधा स्वर लग रहा है आपको। अब कैसे लगेगा, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वयं स्वर व व्यंजन के बीच का है, ठीक है, स्वर व व्यंजन के बीच का है, उसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। जिसमें आपका क्या है, या है, ठीक है, आपका क्या है, वह है, ठीक है। ये सब क्या है आपके अर्धस्वर में आ जाते हैं। और अब एक बात और जान लीजिए कि आप या और वह ये सब अर्धस्वर में कैसे आते हैं। जस्ट अभी जब इसको आप संधि विच्छेद में पढ़ेंगे, मतलब जब संधियां आपकी पढ़ाई जाएंगी, उसमें बस इसी का आधा कमाल रहेगा आपका, ठीक है। इसको आप पहले से बस इतना जानते रहिए कि इसको अर्धस्वर में गिना जाता है, और इसी को आप ढंग से पढ़ेंगे जब संधि में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसे अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए उच्चारण स्थान के आधार पे, अब देखिए, अब उच्चारण स्थान के आधार, अब तक तो आप किसके आधार पे, प्रयत्न के आधार पे पढ़े हैं, लेकिन अब किसके आधार पे पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पे इसके भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन के जो भेद हैं वो उच्चारण के आधार पे भी होते हैं। तो उच्चारण के आधार पे कैसे होगा, ठीक है। पहला है स्वर, स्वर का क्या हो गया, यंत्रमुखी। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर या यंत्रमुखी से हो, जैसे क्या है, इसमें आपका आ जाएगा हा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपका सा, ठीक है। तो हा को क्या करेंगे आप, ये हलंत इसमें आपका जरूर रहेगा, ठीक है। मतलब उच्चारण के आधार पे अगर आप इसके भेद देखेंगे तो पहला है आपका स्वर, जिसको कहेंगे यंत्रमुखी, ठीक है, उसमें यंत्रमुखी आता है। यंत्रमुखी में क्या हो जाएगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण स्वर यंत्रमुखी से हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्वर यंत्रमुखी, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिह्वा मूलीय, ठीक है। जिह्वा मूलीय क्या होता है, जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है। जैसे होता क्या है कि आप कहीं के मूल हैं, मूल का मतलब क्या हो गया, वहाँ के जो है बचपन से ही वहाँ, जैसे आपका बोला जाता है आपका मूल निवास कहाँ है, मतलब आप पैदा कहाँ हुए हैं, ठीक है। तो वही बात इसकी हो गई, जिह्वा मूलीय, मतलब कि जो जीभ का भाग है, इसका जो मूल है, ठीक है, यही जीभ है आपकी, यही जिह्वा है, इसका जो मूल है, तो उसकी बात की जाएगी। जिसका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। जैसे आपका उसमें आ गया क, ठीक है, खा और गा। एक बात फिर से मत भूलिएगा, उसमें हलंत लगाना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो इसमें आपके स्वर जो है क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। तो ये हो गया आपका उच्चारण के आधार पे व्यंजन के आपके भेद हो गए, ठीक है। और व्यंजन के भेद में क्या हो गया आपका, ये स्वर यंत्रमुखी हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, जिह्वा मूलीय हो गया, जिसमें क्या किया गया, जो आपका ह है, ठीक है, और स है, ठीक है, ये हो गया किसमें, यंत्रमुखी में। और दूसरा भाग क्या हो गया, जिह्वा मूलीय, जिसमें आपका क्या हो गया, आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया। ये है जिह्वा मूलीय, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिसका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है। चलिए अब तीसरा भाग पढ़ते हैं, कंठ, ठीक है। अब इसकी बात आप करेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होते हैं,
ठीक है, उनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब आप फिर से पढ़िए, कंठ वाला जो भाग है, जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होते हैं। अब पहले जान लीजिए कि कंठ क्या होता है। जीभ तो आप जान लिए, ये हो गया आपका तालु। अब तालु कैसे जानेंगे, मतलब आप जब आपका जो जीभ है आपकी, ये ऊपर वाला भाग, ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका तालु। ठीक है, ये हो गई आपकी जीभ। लेकिन जब जीभ और तालु तो हो गया, लेकिन कंठ भी कहीं होगा। तो कंठ आप किसके बारे में, भगवान शिव के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। तो नीलकंठ उनको बोला जाता था। तो नीलकंठ बोलने का सेंस क्या है, उनका जो क्या था, जो कंठ था, कंठ यहाँ होता है, ये उनका नीला पड़ गया था। आप जानते होंगे विष पीने से। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिलहाल ये है आपका कंठ की बात। तो ये वाला भाग जो है आपके गले का, ये वाला जो भाग है, जहाँ से क्या होती है, जीवा प्रतिपादित होती है और तालु उसके ऊपर उठता है। ठीक है, ये वाला भाग यहाँ से आपका कंठ आ जाता है। ठीक है, तो कंठ की बात आप किए, तो फिर से बात यहाँ से डिफिनेशन पढ़िए। जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होता है, उनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। फिर से देखिए, बात मैं किया तालु, ठीक है, जीभ का पश्च भाग, ये वाला भाग, मतलब ये जीभ होगी ना, इसका पश्च भाग। ठीक है, कोमल तालु, कोमल तालु, ये वाला भाग आपका तालु है। ठीक है, इससे क्या करती है, संपर्क करता है। ठीक है, मतलब स्पर्श करता है। ठीक है, उसको कहते हैं क्या, कंठ। अब कंठ, और उसमें क्या हो गया आपका, क बोलिए, आप क बोलिए। अगर आप यहाँ पे आप अपने कंठ पे हाथ रख के बोलेंगे, यहाँ पे एक उंगली रखिए, आप बोलिए क। जब क बोलेंगे, देखिए इस पे बहुत तेज आवाज़, आपके हाथ, उंगलियां आपकी क्या होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, क्योंकि ये कंठ से इसका सीधा रिलेशन है। और कंठ का जो, जीभ का जो ये वाला पश्च भाग है, ये हल्का सा तालु में क्या होता है, कोमल तालु। कोमल का मतलब क्या हुआ, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट का तालु का जो ये वाला भाग है, इसमें हल्का सा टच करता है। अब ये आपको यहाँ से ऊपर से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला भाग आप हाथ से टच कर पाएंगे, लेकिन ये वाला भाग हाथ से टच नहीं कर पाते हैं। यही होता है कोमल भाग, इसका तालु का कोमल भाग ये वाला है, जिसमें जीवा जाके टच करती है। और आपके किसका यूज किया जाता है, उसमें आपके कंठ का यूज किया जाता है। तो का बोलने के लिए अब अपना आप कंठ दबा दीजिए, तो का आप नहीं बोल पाएंगे, आपकी आवाज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होते हैं, उनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। मतलब ये वाला भाग इससे स्पर्श किया। ठीक है, तो इसमें आप का को एक बार ट्राई करके देख लीजिए। का जो आप बोलेंगे वो आपका कंठ जो है, कंठ से बोला जाएगा, जो आपके जीवा का पश्च भाग, उसमें आपके तालु के कोमल भाग से स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अब अगली बात की जाएगी। देखिए, चौथा है तालव्य। ठीक है, जिनका उच्चारण जीभ की नोक, फिर से बात इसी की आ गई, ये हो गई आपकी जीभ, जीभ की नोक या अग्रभाग से। अभी आपको बताया गया, आप इसके पहले स्वर में पढ़े थे, स्वर की जो का विभाजन जब आप पढ़े थे, तो उसमें आप क्या पढ़े थे, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, क्योंकि उनका भी विभाजन किससे हुआ था, अग्रभाग से, पश्च भाग से, मध्य भाग से। और मध्य भाग में ही आप किसको पढ़े थे, आ को पढ़े थे। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ देख लीजिए एक बार, जिनका उच्चारण जीभ की नोक, मतलब जीभ है, इसका नोक हो गया। ठीक है, या अग्रभाग, वही मैं आपको बताया, नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श। अब देखिए, कोमल तालु की बात जस्ट इसके पहले हुई थी। मैं बोला कोमल तालु को आप हाथ से, उंगली से टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीचे, थोड़ा सा नीचे वाले भाग में रहता है। अब आप जानबूझकर टच करेंगे तो आप बहुत कुछ टच कर लेंगे, तो उसकी बात नहीं है। बात यहाँ किसकी है, अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यही जो तालु है यही है कठोर तालु। ठीक है, स्पर्श से होता है। तो अब देखिए, इसमें आप फिर से बोलिए, अब इसमें बोलिए, का वर्ग की बात की गई, आपको एक चीज बताई गई थी, वर्ग की बात। ठीक है, जब वर्ग की बात की जाएगी तो वर्ग में क्या आ जाएगा, जैसे क, ख, ग, घ। अब आगे वाला आप जो पांचवा है उसको आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो नासिक की बात हुई थी। ठीक है, जिसको आपने क्या किया है, पढ़ लिया है, तो आप इसकी बात करेंगे। ये वर्ग में गिना जाता है, इसकी जो सीरीज है ये वर्ग में गिनी जाती है। तो आप वर्ग के बारे में जान लीजिए कि वर्ग वही होता है, जैसे का हो गया तो क, ख, ग, घ, ये उसके क्या हैं, वर्ग हैं।
तो आपको शॉर्टकट में लिख लिया जाता है का वर्ग, ठीक है, मतलब का को लिख के आगे वाला वर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि मतलब वो टोटल हो गया आपका, ठीक है। फिर आप बात करते हैं किसकी, या, और अब यहाँ देखिए फिर से आ गया, अब इसको फिर से सा मत बोलिएगा क्योंकि ये सा नहीं है, आपका क्या है, सा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके बोलिए तो ये हो गया। तो पहला तालव्य आपका हो गया जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु से के स्पर्श से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, मूर्धन्य की। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा को का क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे हो गया टा, टा हो गया क्या, अब टा जो है ये हो गई आपकी जीभ, ठीक है। फिर से एक बार इसको देखिए, मूर्धन्य का जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जीभ क्या करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, ठीक है। टा बोल के देखिए, टा में क्या हुआ आपका, जीभ फिर से आपकी घूम के गई, ठीक है, मूर्धा को क्या की, टच की जो है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूर्धन्य में सिंपल सी बात है, मूर्धन्य में बोला ही गया है मूर्धन्य, मतलब जीभ का भाग जो है अगला भाग वो क्या करेगा, मूर्धा से जाके क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा मूर्धन्य, जिसमें टा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए फिर से वर्ग की बात की जाए तो अब देखिए आपको बार बार ना बताना पड़े, वर्ग का जैसे ही आपका नाम आए वर्ग का आप समझ लीजिए कि टा का जितना है, टा, ठा, ये जितने हैं वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये टा से लेके ज्ञा तक मत कर दीजिएगा, बस उसी का वर्ग रहेगा, ठीक है, उसी को वर्ग कहेंगे। टा वर्ग हो जाएगा तो टा की जो सीरीज है टा ठा ये हो जाएगा उस वर्ग में, ठीक है। और अब देखिए मूर्धन सा, इसीलिए इस वाले सा को मूर्धन सा बोला जाता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन किससे होता है, आपका मूर्धा से होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका हो गया मूर्धन्य हो गया। वर्तज से आप पढ़ेंगे जो है, इसमें क्या हो जाएगा, जिन ध्वनियों का उद्भव, उद्भव की बात करते हैं, उद्भव का मतलब क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट हो, ठीक है। जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वट से या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से होता है, मतलब देख लीजिए ये मसूड़ा हो गया, ये हो गया क्या, वट से हो गया, ठीक है, ये अलग नहीं है आपका एक ही है। फिर से आप पढ़िए, जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वर्ष या ऊपरी मसूड़े, ठीक है, ऊपरी मसूड़े को क्या कहेंगे, वो वर्ष कहेंगे, ठीक है, के स्पर्श से हो, ठीक है। जिन ध्वनियों का उत्पादन जो है किससे हो, आपके मसूड़े के ऊपरी भाग से हो, ऊपरी स्पर्श से हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्चस्व व्यंजन जो है, ठीक है। अब बात करेंगे उसमें एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, ना। अब अच्छा सोचिए आप जो है, ना में क्या होगा, जो आपकी ये जीभ है, ठीक है, ना की जब बात आप करेंगे, जीभ का जो अगला भाग है ये आप देखेंगे कहाँ पे जाके टच कर रहा है, ये जाके, ये आपका जो मसूड़ा वाला भाग है, ये वाला भाग, ये आपके दांत हैं, ठीक है, ये जीभ का जो भाग है ये आपके मसूड़े को क्या कर रहा है, इसके ऊपरी भाग को यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जो जीभ है वो मसूड़े के ऊपरी भाग को टच करेगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्तज से व्यंजन में आएगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसके एग्जाम्पल में क्या आप लिखेंगे, ना बोल के आप देखिए उसमें क्या होता है, आपकी जो जीभ होती है वो मसूड़े के ऊपरी भाग को क्या करती है, स्पर्श कर लेती है, ठीक है। र आप बोलेंगे, रा में भी जीभ आपकी कहाँ जाती है, मसूड़े के ऊपरी भाग को क्या करती है, स्पर्श करती है। ला बोल के आप देखिए, ला जब बोलेंगे उसमें भी आपकी क्या करेगी, जीभ जाके आपके मसूड़े के ऊपरी भाग में स्पर्श करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। सातवां आप पढ़ेंगे जो है दंत। तो दंत से सिंपल सी बात है, आपको पता चल गया होगा कि दंत की बात की जा रही है, दांत की बात की जा रही है, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, इसमें जीभ की नोक, फिर से जीभ की नोक की बात हुई, मतलब ये जो जीभ आपकी है ये सब में कॉमन है, ठीक है। एक तरीके से आप देख सकते हैं ये जीभ आपकी क्या है, कॉमन है। यही जीभ एक बार दांत से टच हो रही है, एक बार मसूड़े के ऊपरी भाग से, एक बार तालू से, एक बार मूर्धा से, तो ऐसे ये टच हो रही है, ठीक है। तो इसी जीभ का सारा कमाल है, ठीक है। तो अब फिर से देखिए दंत वाले में जिन व्यंजनों का उच्चारण क्या हो, दांत की सहायता से हो, ठीक है, इसमें जीभ की नोक ऊपरी दांत की पंक्ति का स्पर्श करती हो, मतलब ये जो जीभ है ये दांत के क्या करेगी,
ऊपरी भाग को क्या करे, स्पर्श करे। ऊपरी भाग का मतलब ये दांत की आपकी एक पंक्ति है, यही दांत की आपकी पंक्ति होती है सब, ठीक है। इसके क्या करे, ऊपरी भाग को क्या करे, स्पर्श करे, ठीक है। करती है तो उसे क्या कहते हैं, दंत व्यंजन में आएगा वो, ठीक है। अब इसकी बात की जाए ता, ठीक है। ता आप बोल के देखिए तो आपका ये जो दांत है, मान लीजिए ये दांत है तो ऐसे बना लीजिए, क्योंकि ऊपरी नीचले की बात है। ये दांत आपका है, ठीक है। दांत की ये देखिए ऊपरी वाले भाग में ये जीभ आपकी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ना कि निचले वाले में। ध्यान दीजिएगा, इसमें निचले वाले भाग में नहीं है, ये एक जीभ आपकी कहाँ जा रही है, दांत के ये ऊपरी वाले भाग में स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो इसमें आप एक फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं साधारण भाषा में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत की सहायता से होता है उनमें जीभ की नोक ऊपर वाले दांत के ऊपरी भाग में, मतलब जो दांत है आपका इसके ऊपरी भाग में क्या करती है, ये स्पर्श करती है, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे आप जो है दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ की बात करेंगे जो है, तो इसमें दांत की भी बात हुई है, ठीक है, और किसकी बात हुई है, ओष्ठ की बात हुई है, ठीक है। मतलब इसमें दांत और ओष्ठ दोनों की बात हुई है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दंतोष्ठ बोला गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको पढ़ें। ये हो गया दंतोष्ठ। इसको इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है, ठीक है, तथा ओठ भी कुछ मुड़ते हैं। जैसे हो गया क्या, अब फिर से एक बार पहले इसको लिख के देखिए, आप एक बार बोलिए, अपने मुंह से बोलिए वाह। वाह आप बोले, इसमें क्या किया, आपकी जो जीभ है ये क्या की, दांतों को लग रही है। इसमें वाह जब आप बोलेंगे, वाह बोलिए, देखिए यहाँ आपकी जीभ जो है आपके दांतों को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। तथा वोट क्या होते हैं, देखिए आप वाह बोले, वाह, इसमें वोट देखिए आपके मुड़ते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जब आप बोलने जाएंगे, वाह बोलने जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, जीभ आपके दांत को जो क्या करती है, वो उसको स्पर्श करती है, और आपके वोट जो है ये कुछ हल्का सा मूव करते हैं, ठीक है। वो हल्का उनमें मूवमेंट होता है, वो हो गया आपका किसमें, दंतोष्ठ में। अब इसमें क्या आता है, आपका वा आता है, और क्या आता है, फा आता है, ठीक है। ये दोनों इसमें आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कामा लगाना ना भूलिएगा, कामा यहाँ लगाइएगा और जो है हलंत लगाइएगा, ठीक। अब आगे बात करते हैं, ओष्ठ की बात करते हैं। ओष्ठ की बात करने से पहले ही आपको पता लग गया होगा इसमें भी बात किसकी हो रही है, इसमें भी बात ओष्ठ की हो रही है, ठीक है। बताने के बाद ही पता चल जाता है कि वो किसकी बात की जा रही है। इसी के बेस पे इसका नाम ही रखा गया, नामांकन ही इसका उसी के आधार पे किया गया है जिस आधार पे हमारा स्पर्श होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में, मतलब जो आप क्या पढ़े हैं, ओष्ठ पढ़े हैं, इसमें पढ़ रहे हैं कि इसमें जो है उच्चारण में दोनों होठ क्या करते हैं, परस्पर। जैसे ये हो गया आपका, ये ऊपरी वाला भाग, ये निचला वाला भाग, मतलब आपके मुख का जो ये वोट का जो ऊपरी वाला निचला वाला भाग है, ये ऊपरी वाला भाग है, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में स्पर्श करते हैं, ठीक है। तथा जिह्वा इसमें क्या होती है, निष्क्रिय रहती है। मतलब इसमें जो आप वर्ड बोलेंगे, जो आप वर्ण उच्चारित करेंगे, उसमें जिह्वा का कोई योगदान नहीं रहेगा। मतलब अब तक तो आप पढ़ते आए हैं, उसमें हर किसी वर्ण में जो है जिह्वा का योगदान रहा है, लेकिन आपका लास्ट में आप आए, ओष्ठ की बात किए, तो इसमें आपका जिह्वा का कोई योगदान नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ये क्या है, निष्क्रिय हो गई है, ठीक है। तो निष्क्रिय होने का तात्पर्य क्या है, आप पहले देखिए एग्जाम्पल, जैसे प, आप पा उच्चारित किए, पा में आपका क्या हो गया, पा में आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो जिह्वा है वो जहाँ थी वो वहीं पे रह गई। मतलब पा बोलने के बाद वो कहीं भी इधर उधर नहीं हुई। तो सबसे सिंपल सी बात है, आप कहेंगे ओष्ठ व्यंजनों के आधार उच्चारण में दोनों होठ परस्पर स्पर्श करते हैं, तथा जिह्वा इसमें क्या रहती है, जहाँ है वहीं नियत रहती है। मतलब जिह्वा का वहाँ पे कोई योगदान नहीं रहता, इसीलिए उसको कहा जाता है वो क्या है, निष्क्रिय रहती है, ठीक है। और इसमें कहा गया, इसमें आता है क्या आपका प, फ, मतलब ये प का पूरा वर्ग ही आता है, ठीक है, ये प का वर्ग आता है, ठीक। अब आप बात करिए किसके, अब बात करेंगे, देखिए अब आधार इसका फिर से चेंज हुआ। अब आधार इसका कौन सा आ गया, इसका आधार आ गया स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे, ठीक है। मतलब इसका आधार अब चेंज हुआ किसमें, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पे, ठीक है। तो कंपन का आधार कैसे होगा, अब देखिए पहला इसमें क्या है,
घोष। अच्छा, कंपन क्या होता है, अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो कंपन आपको बताया जाएगा कि आप कंपन कैसे उसमें होता है, ठीक है, मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। स्वर तंत्रियों की में उत्पन्न कंपन के आधार पे पहला उसमें हो गया जो आपका, वो हो गया घोष हो गया। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं, ठीक है, स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां जो हैं क्या होती हैं, वो होती हैं घोष, ठीक है। अब एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा, वर्ग की बात यहां फिर से हो गई, ठीक है। डेफिनेशन फिर से पढ़िए क्योंकि उसमें वर्ग की बात फिर से की गई है। और वर्ग में आपको बार बार बताया हूं कि जैसे का हो गया, इस सीरीज के जितने इसके वर्ड हैं, मतलब खा गा घा, ये क्या है, उसके वर्ग है। अगर कहा जाए का वर्ग तो इसका मतलब ये पूरी लाइन हो गई आपकी, कहां तक, ङ तक, ठीक। तो वर्ग की बात की गई है। फिर से आप ध्यान दीजिए, घोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं, ठीक है, स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, जैसे प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां, जैसे अब हो गया क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। अब कहा क्या गया, फिर से अब देखिए, उसमें कंपन हो प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां। तो अंतिम 3 ध्वनियां कौन सी हो जाएंगी, यही तो तीनों होंगी, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां। देखिए, आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ उसमें वर्ण व्यंजन की जो बात हो रही है, इसमें ध्वनि लिखा जाता है, पढ़ा जाता है ध्वनि, लिखा जाता है ध्वनि। ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं आप, जो है वर्ण कहते हैं। इसीलिए बार बार यहाँ ध्वनि की बात हो रही है, ना कि वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां क्या होती हैं, घोष होती हैं, ठीक है। तो आप कंफर्म हो गया होगा कि घोष किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियों को ही क्या कहते हैं। और 3 ध्वनियां देखिए आप, ये आपका पूरा वर्ग हो गया, इसकी 3 ध्वनियां क्या हो गई आपकी, ये घोष हो गई। अब अगला आप पढ़ेंगे जो है अघोष, ठीक है। अब अगला आपका आ गया अघोष, ठीक है। देखिए, अब अघोष में क्या है, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती है। देखिए, कहा क्या गया, वर्ग की बात की गई, फिर से वर्ग की बात आ गई, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, ये लिख दिया गया जो है, ठीक। अब फिर बोला गया क्या, ये आपके वर्ग हो गए। वर्ग में पहला क्या था, जो घोष की बात हुई थी, तो घोष में लास्ट की 3 ध्वनियां, तो ये घोष में आ गई थी। अब बोला गया कि उसी में उस वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां, तो प्रथम 2 ध्वनि क्या हुई, का हो गई, खा हो गई, ये प्रथम ध्वनि है, ये क्या हो गई, अघोष हो गई, ठीक है। ये हो गई अघोष और ये हो गई घोष, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसमें भी पढ़िए फिर से, जिनमें उच्चारण समय या जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों के कंपन, तंत्रियों में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती हैं। मतलब ये है कि इसमें इसके जो है स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, का और खा के, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां हैं, और ग, घ, ङ ये वर्ग की प्रथम लास्ट की 3 ध्वनियां हैं, जिनमें क्या होता है, जिसमें कंपन होता है, ठीक है। तंत्रियों में एक दूसरे की, ये तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं, जबकि ये तंत्रियां एक दूसरे से क्या होती हैं, ये दूर होती हैं, और इनमें क्या होती है, कंपन नहीं होती है, और इसमें घोष में कंपन होती है और अघोष में कंपन नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब अगला आप देखिए जो है श्वास। हाँ, एक बात और भी है, अब श्वास की बात की जाएगी, ठीक है। श्वास की बात की गई, यहां पे देखिए प्राण की बात की जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। तो बात जब आएगी श्वास की, तो इसी को आप बोलेंगे क्या, प्राण बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां से आप पढ़ेंगे जो है, क्या पढ़ेंगे, श्वास मतलब प्राण की मात्रा के आधार पे,
ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, आप बोलने जाते हैं कोई भी वर्ड, जैसे का हो गया, वर्ण हो गया, का हो गया, ख हो गया, गा हो गया, ये सब आप बोल रहे हैं, ठीक है। आ हो गया, ई हो गई, ठीक है। आप जब ये सब चीज़ें बोलते हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखते होंगे, किसी किसी को बोलने में ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है, किसी में जो है कम सांस की आवश्यकता पड़ती है। जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़ती है और जिसमें कम सांस की आवश्यकता पड़ती है, उसको ही यहाँ डिफाइन किया गया है। तो देखिए, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पे, तो अब इसको भी डिवाइड किया गया है, क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। मतलब कि अगर श्वास या प्राण के आधार पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अल्प प्राण, दूसरा क्या हो जाएगा, ये दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। तो वही लिखा गया है, पहला जो है अल्प प्राण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, ठीक है। अच्छा एक बात है, अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब सबको पता है, अल्प का मतलब होता है कम। अब ये अल्प दर्शाता किसको है, उसकी क्या है, ये मात्रा को दर्शाता है, ठीक। तो अल्प का मतलब होता है कम, जो एक मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अल्प प्राण में सीमित वायु निकलती है, ठीक है। ऐसी ध्वनियाँ क्या होती हैं, जैसे हा रहित होती है, इस ध्वनियों में क्या होता है, हा नहीं होता है, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल में बताया जाएगा, प्रत्येक वर्ग की पहली तीसरी पांचवी, जैसे हो गया, देखिए फिर से वर्ग की बात, वर्ग आप कंफर्म कर लीजिए क्योंकि वर्ग की बात हमेशा हो रही है, इसके पहले जिह्वा की बात थी, अब वर्ग की बात हो रही है। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ना हो गया, ठीक है। ये देखिए यही वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये 10 वर्ग नहीं है, ये एक वर्ग है ये, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, प्रत्येक वर्ग की पहली, देखिए प्रत्येक वर्ग की पहली क्या हो गई, इसको हटा दीजिए, ये आपका वर्ग है, प्रत्येक वर्ग की पहली हो गई, ये पहली हो गई, ठीक है। तीसरी, ये हो गई तीसरी, और क्या हो गई, पांचवी, ये हो गई पांचवी। मतलब आप देखिए वर्ग में जो है 1 2 3 4 5 ध्वनि होती है, ठीक है, जिसमें पहली, तीसरी और पांचवी। अब इनको क्या किया गया है, इनको निकाल के किसमें कर दिया गया है, अल्प प्राण में कर दिया गया है। और क्यों किया गया है, क्योंकि इनको बोलने के लिए क्या होती है, ध्वनियों की आवश्यकता, वायु जो है क्या करती है, एक सीमित वायु निकलती है, ठीक है। ज़्यादा वायु इनको बोलने में नहीं निकलती। जैसे आप का बोले, का कितना आराम से बोल रहे हैं, इसमें अगर आराम से बोल रहे हैं तो उसमें वायु भी क्या होगी, कम मात्रा में निकलेगी, ठीक है। तो ये जो का हो गया, इसको ग हो गया, इसको न हो गया, इसको बोलने में कम वायु निकलती है अपेक्षाकृत किसके, घ ख के, ठीक है। इनको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा वायु निकलती है, जबकि इनको बोलने में उससे हल्का कम निकलती है, ठीक है। तो वही परिभाषा में आपके बताया गया है, अल्प प्राण के जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ हा रहित होती हैं। अब देखिए हा रहित की बात हुई है, यहाँ देखिए हा रहित। अब हा रहित कैसे होगी, इसमें भी सोचने वाली बात है। का हो गया, का में कहीं हा आया, नहीं आया, क्योंकि का में बहुत आ सकता है, आ सकता है। लेकिन खा जब बोलने गए, जब खा बोलेंगे तो उसमें हा की भी एक ध्वनि आती है का से, आ से पहले। जैसे खा बोले, खा में जो है आ से पहले एक हा की ध्वनि आती है। आप फिर से बोल के देखिए का, तो का में सिंपल सी है का प्लस आ, ठीक है ये। लेकिन खा जब बोलेंगे तो खा से अगर आ निकाल देंगे, आ तो निकल ही जाएगा क्योंकि व्यंजन की बात हो रही है। इसको जब निकाल देंगे तो खा की जब बात करेंगे तो ख, इसमें हा की जो ध्वनि है इसमें इनबिल्ट हो गई है, ठीक है। यही बात कही गई है कि इसमें क्या ऐसी ध्वनियाँ हा रहित होती है, मतलब कि इसमें हा जो है इस वाले में हा नहीं रहता, क्योंकि कहा गया पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है।
तो बचा क्या इसमें आपका दूसरा और चौथा। इसको आप एक सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। जब आप डिफिनेशन लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको। देखिए, अल्प प्राण आप हेडिंग डालें, अल्प प्राण में आप लिखिए जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, ठीक है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियां ह रहित होती हैं। इतना लिखने के बाद जब आप लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की पहली, तो पहली पे ध्यान दीजिएगा, पहली, तीसरी, पांचवी, ये ध्वनियां जब आप लिखेंगे तो यहाँ आगे ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे आप, जो है आप ब्रैकेट में 1, 3 और 5 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको पूरा डिफिनेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसे देख के कंफर्म कर सकते हैं कि पहली, तीसरी और पांचवी ही तो क्या है, ये अल्प प्राण हो गई है, ठीक है। और ये पहली, तीसरी और पांचवी है जो क्या है, हा के बिना है, इसमें हा कहीं से भी नहीं है। तो हा कैसे नहीं है, क्योंकि का जो है, पहला का है, दूसरा खा हो जाएगा, खा को हटा दिया गया है, ग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, घा होगा चौथा, चौथा हटा दिया गया, पांचवा हो गया क्या, ङ हो गया, ठीक है। इनमें किसी में भी आप फिर से सोचिए, किसी में भी क्या आपको लग रहा है कि इसमें हा है, नहीं है। लेकिन खा की जब बात करेंगे, खा को अगर हलंत के साथ ही लिखेंगे, याद रखिएगा। अब इसको जब बोलेंगे तो इसमें हा की मात्रा तो भी आएगी, उसके बाद भी आएगी हा की मात्रा, तो इसीलिए इसको कहा गया कि क्या होता है, ये अल्प प्राण जो है वो हा के रहित होता है, मतलब हा के बिना होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं महाप्राण की, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है। सिंपल सी बात है, अल्प प्राण में कम वायु निकली है, जैसे का आप बोले हैं, का आराम से बोल लिए, लेकिन खा बोलते तो इससे ज़्यादा वायु निकलती किसमें, खा में। अब खा में जब ज़्यादा वायु निकल रही तो साधारण सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये महाप्राण में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्प प्राण में है, इससे ज़्यादा वायु खा में निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इसी को उनको आप परिभाषित के रूप में आप तो अगर आप दर्शाएंगे तो क्या करेंगे, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसी ध्वनि हा युक्त होती है। देखिए फिर से वही बात आ गई, उसमें हा रहित थी, इसमें हा युक्त है, क्योंकि उसमें हा रहित इसलिए थी क्योंकि इसमें खा और क्या था जो है, घा दोनों नहीं था, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ख और घा। देखिए ऐसी ध्वनियाँ हा युक्त होती है, और ये ध्वनियाँ जो हैं हा के बिना होती हैं, मतलब हा रहित होती हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी, ठीक है। इसमें कहा गया जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है, ऐसी ध्वनियाँ हा युक्त होती हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और पांचवी, यहाँ देखिए गलती से ये पांचवी लिख दिया गया, जबकि ये पांचवी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, दूसरी, और इस किसकी बात हुई है, चौथी। इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, लिखने में कहीं ना कहीं गलती हो गई है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये हो जाएगी आपकी दूसरी और यहाँ हो जाएगा चौथी। तो आप अगर इस पीडीएफ को रखेंगे तो आप यहाँ पे एक काम करिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, इसको काट के चौथी बना दीजिएगा, क्योंकि पांचवी, पहली, तीसरी और पांचवी किस में है, आपके अल्प प्राण में है, जबकि महाप्राण में क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हा युक्त है ये, और वो सारे क्या हैं, वो हा के बिना है, मतलब हा के रहित है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, ये कहीं टाइपिंग में गलती हो गई है, तो दूसरी और चौथी कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका महाप्राण। हाँ, एक चीज और है, इसमें आप क्या लिखे थे, 1, 3, 5 लिखे थे, और इसमें आप क्या लिख लीजिएगा, यहां से लिखिएगा 1, 2 और 4, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 और 4 लिख लीजिएगा। अब क्या हो गया आपका, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो अब संयुक्त व्यंजन की बात हो गई, तो उसमें क्या आ जाएगा, अच्छा संयुक्त की बात होती है, संयुक्त मतलब कोई दो ऐसे पार्ट जो आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है दो भागों का क्या, मेल, उसको कहते हैं संयुक्त।
मतलब जुड़ा हुआ। तो अब फिर से देखिए इसको, संयुक्त व्यंजन मतलब कि जो दोनों आपस में क्या हों, जुड़े हुए हों। ठीक है, तो जुड़े हुए, अच्छा आप सोच रहे होंगे व्यंजन भी आपस में कैसे जुड़े हो सकते हैं, तो जब आप संधि की बात करते हैं तो व्यंजन ही आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप बात करेंगे तो भी आपको क्या किया जाएगा, विच्छेद करके ही, आपको विच्छेद करके ही दिखाया जाएगा कि कैसे इसमें दो व्यंजन क्या हुए हैं, संयुक्त हुए हैं। ठीक है, संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर दो व्यंजन, जो आपको बोला गया, दो व्यंजन अगर आपस में मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं ना मैथमेटिकल ढंग में 1 + 1 = 2, ये आ जाता है आपका। ठीक है, ये और ये मान लीजिए एक सेकंड के लिए ये दोनों व्यंजन है, तो अगर दोनों व्यंजन आपस में जुड़े तो यहाँ क्या हो गया, इनका अर्थ ही बदल गया, क्योंकि यहाँ इसकी गिनती किस में थी, एक में थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, दो हो गया। वैसे ही होगा, अभी इसको भी आपको इसमें भी विच्छेद करके दिखाया जाएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से बोला गया है, तब ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब दो क्या होते हैं, दो अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ के उसका अर्थ ही बदल देते हैं। ठीक है, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब उसमें आप परिभाषित के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो है जैसे क्या हो गया, आप पढ़े हैं व्यंजन, मैंने हमेशा बोला है व्यंजन को आप लिखिए तो हलंत के साथ लिखिए। ठीक है, इसको भी हलंत के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, जो है हलंत के साथ अगर इसको लिखे हैं तो मूर्धन्य सा के बारे में आपको बताया गया था, उसको भी आप लिखेंगे। तो क्या इसमें हलंत नहीं लगाएंगे, इसमें भी हलंत लगाएंगे। ठीक है, हलंत देखिए हर व्यंजन में हलंत आप लगाएंगे। ठीक, तो अब फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, आप आ जोड़ दीजिए। ठीक है, अब यही आप इसी की परिभाषा बस पढ़ते रहिए। जब दो अलग अलग व्यंजनों का संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेता है। ठीक है, तो जब दो व्यंजन आपस में ऐड हो रहे हैं और ऐड होने के बाद अपना रूप ही वो क्या कर रहे हैं, बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें आ क्यों दिखाया गया है। ठीक है, आ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि का को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और का को ही आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे यही है, कहीं अलग नहीं है, बस उसी को इस रूप में लिखा गया। क्योंकि मैंने बोला जब व्यंजन की बात होगी तो हलंत के साथ लिखेंगे, तो हलंत के साथ जब लिखेंगे तो आ अलग हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो वही रूप फिर से दिया गया, जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल देते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हो गया क प्लस मूर्धन स प्लस आ। ठीक है, अगर ये जुड़े तो इसके जुड़ने के बाद आपका क्या हो गया, छ, ये हो गया छ। ठीक है, ये हो गया, अब इसको कहते हैं छतरी वाला छ। अब छ कोई भी रहे, लेकिन ये हो गया क्या, छ हो गया। ठीक है, ये क्या मतलब साधारण सी बात आपके समझने के लिए ये एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में क्या था, संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों का ऐसा मेल, ठीक है, जिसके मिलने से उस व्यंजन का अर्थ ही बदल जाए, वो संयुक्त व्यंजन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे तो ये का था, यहाँ पे सा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, छ हो गया। ठीक है, अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया। सेम उसी तरीके से त, र और आ, ये तीनों आपस में मिले तो अब देखिए इसका रूप ही बदल गया, त्र बन गया। ठीक है, तो कहने का सेंस बस वही है कि दो अलग अलग व्यंजन अगर आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से उसका रूप ही बदल जाए और अर्थ ही अलग हो जाए। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो आपके एग्जाम्पल यहाँ पे चारों दिए गए हैं, जो आप समझ लिए हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अयोगवाह की। ठीक है, अयोगवाह की बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, व्यंजनों के उच्चारण की तरह, ठीक है, स्वर की सहायता से होता है। मतलब यहाँ भी स्वर की सहायता हो गई, यहाँ पे मिल गई सहायता उसकी, परंतु उनके उच्चारण से पूर्व स्वर आते हैं। ठीक है, अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है। फिर से एक बार परिभाषा आप फिर से पढ़िए। देखिए, परिभाषा एक बार पढ़ेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो अलग अर्थ निकलेगा, और अर्थ निकालने वाला कोई दूसरा नहीं आप होंगे।
ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इसको 3-4 बार पढ़िए, आप डिफिनेशन से ही कंफर्म कर लेंगे कि वो हो क्या रहा है। इसीलिए मैं हर डिफिनेशन को कम से कम आपको 3 बार पढ़ के दिखा रहा हूँ, ताकि दोबारा आपको घर पे बैठ के कॉपी और पेन को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार आप क्या करिए, वीडियो देखते हुए नोट्स बनाइए, ठीक है। आप उसको क्या करिए, आप उसको स्लो मोशन में करिए, ठीक है। स्लो मोशन में करके उसका आप नोट्स बनाइए, दूसरी बार में आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप बात करेंगे किसी अयोगवाह की, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु उनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, ठीक है। अब उच्चारण से पूर्व स्वर कैसे आएगा, पूर्व स्वर का मतलब क्या हुआ, जैसे आ भी तो आपका पूर्व स्वर में ही आएगा, ये आ गया, ठीक है, आता है। अतः स्वर व व्यंजन के मध्य की स्थिति के कारण ही इनको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं आप, देखिए अंग अ ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। मतलब उच्चारण तो आप किसका कर रहे हैं, किसी व्यंजन का कर रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या हो रही है, इसमें स्टार्टिंग का जो वर्ण है वो क्या है, वो एक स्वर है, ठीक है। तो वही कहा गया है, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह कि स्वर की सहायता से होता है, परंतु उनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है। तो पूर्व स्वर आया कि नहीं आया आपका, ठीक है, आता है। अतः स्वर व व्यंजनों के मध्य की स्थिति के कारण इनको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अयोगवाह, जिसमें आप क्या किसको दर्शाते हैं, अंग और आ दोनों को दर्शाते हैं। हाँ, इनका यूज भी आप देखते होंगे, अक्सर कहीं ना कहीं मिलता है। इस अयोगवाह, ठीक है, ये अयोगवाह है आपके। अयोगवाह में जो आपके कौन से आ रहे थे, अंग आ, ठीक है, ये आपके आए, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, जो है इसी को क्या कहते हैं आप, जो है इसी को जब एक मात्रा के रूप में लगाते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कह सकते हैं, जो है अनुस्वार बोल देते हैं, ठीक है। मतलब इसको तो आप अभी लिख रहे हैं, इसका लिखित रूप आप लिखे हैं, लेकिन इसी का यूज कहीं कहीं मात्राओं में किया जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको देखिए, इसी को देखिए, ये आपका लिखा हुआ है, इसी को मात्रा के रूप में दर्शाया गया है। मतलब कि आप अंग ऐसे लिखेंगे और इसको मात्रा के रूप में आप ऐसे दर्शाएंगे। मतलब यहाँ एक बिंदी है जो मात्रा के रूप में, इसमें अनुस्वार का बिंदु अक्षर का सहारा लिए हुए है, ठीक है। मतलब कि ये जो बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या किया है, ये आ का सहारा लिए है। मतलब ये बिंदु जो है वो आ का सहारा लिया है, मतलब ये इस आ की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ी, क्योंकि ये मात्रा के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो सहारा लिए हुए। अब फिर बात करते हैं किसकी, आ की बात करते हैं, ठीक है। इसी आह को अगर इसको आप तो मुंह से बोल रहे हैं, मात्रा को जो बोल रहे हैं, तो उसके बोलने का तरीका अलग होगा, उसके लिखने का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये जब विसर्ग के रूप में मात्राएं इसकी लिखी जाएंगी, ये हो जाएगा, देखिए इसी को आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में ये जो दोनों बिंदु हैं, इससे पहले आ जो है छुपा रहता है। क्यों छुपा रहता है, क्योंकि इसका यूज आप मात्राओं में करते हैं और मात्रा से जस्ट पहले आ का रूप जो है छुपा रहेगा, ठीक है। जो आपको एग्जाम्पल में संधि विच्छेद के टाइम जो है बताया जाएगा, क्योंकि उसमें विच्छेद जब किया जाता है तो इसी बिंदु की वैल्यू वहाँ दिखाई जाती है कि उसके पहले आ कैसे छिपा है, ठीक है। तो अब यहाँ हो गया आ विसर्ग हो गया, जो दोनों बिंदु इसके पहले आ अक्षर का सहारा लिया हुआ है, मतलब यहाँ आ अक्षर है लेकिन यहाँ दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका अयोगवाह, जिसमें क्या पढ़ा आपने, अनुस्वार पढ़ा, ठीक है, और विसर्ग पढ़ा, ठीक है। इसको अनुस्वार आप कहेंगे, इसको आप कहेंगे विसर्ग, ठीक है। अब देखिए बात अगर अनुस्वार की हो, तो अनुस्वार एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला गया था अनुस्वार एक बिंदी के रूप में लग जाता है, ठीक है, बिंदी के रूप में लगता है, लेकिन डिफिनेशन में आपने पढ़ा क्या, आ इसमें छिपा रहता है। आ इसमें अगर छिपा रहता है तो आ को रखते नहीं है, ठीक है, ये बिंदी के रूप में आप लगाते हैं। एक बिंदु के रूप में अगर आप लगा रहे हैं तो क्या हुआ,
इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। तो नाक से निकलने का रीजन क्या है? जैसे आपको दिया गया है क्या, रंक दिया गया है, ये दिया गया आपको क्या, रंक दिया गया है। तो अब यही हो गया आपका अनुस्वार, ठीक है। अब अनुस्वार जो ये दिया गया है, इसको बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ी आपको? नाक की जरूरत पड़ी। अगर आप नाक बंद कर लेंगे, नाक बंद करके अगर आप रंक बोलिए तो आप रंक नहीं बोल पाएंगे जो है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नाक से होता है, ना कि कहीं और से। आप एक बार ट्राई करिए रंक बोलने के लिए, नाक बंद करके रंक बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो आपके क्या है, नाक से उसका उच्चारण होता है, ठीक है। अब अनुनासिक हो गया जो है, अनुनासिक की बात आप किए थे, ठीक है। अनुनासिक की बात अगर करेंगे, इसका उच्चारण मुख नासिक दोनों से मिलकर मतलब होता है। तो दोनों से मिलकर कैसे होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए। हंसना, ठीक है। अब हंसना हो गया। अब क्या करें, इसका उच्चारण मुख और नाक, हंसने वाली बात अगर की गई तो नाक से तो डायरेक्ट बोल नहीं पाएंगे आप, ना नाक से डायरेक्ट बोल पाएंगे, ना मुख से ही बोल पाएंगे। नाक बंद करके अगर आप हंसना बोलेंगे तो कुछ और बोल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इसका जो उच्चारण है हंसना का, वो क्या करेंगे, नाक और मुख दोनों के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। जैसे 5 हो गया, हंसना हो गया, या कुछ ऐसी मात्राएं जिसमें लगी हों, मतलब जिसमें अनुनासिक का यूज किया गया हो, उसको बोलने के लिए आपके मुख और नाक दोनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद। अब आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।